A very warm welcome to all my students. So, in the last lecture, we have studied about the nitrogenous waste, that is the formation of nitrogenous waste, in which we have studied about ammonia, that is NH3, then urea, that is NH2, CO2, CO, then uric acid, which is the formula CH, C5H4, N4O3. इफ़ वी टॉक अबाउट देयर टॉक्सिसिटी, अगर हम टॉक्सिसिटी की बात करेंगे तो अमोनिया इज़ हाईली टॉक्सिक, देन यूरिया इज़ मॉडरेटली टॉक्सिक, देन यूरिक एसिड इज़ वेरी लो टॉक्सिक. अगर हम सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे, सॉल्युबिलिटी इन वाटर, तो अमोनिया इज़ हाईली सॉल्युबल, यूरिया इज़ मॉडरेटली सॉल्युबल एंड यूरिक एसिड इज़ वेरी लो सॉल्युबल. अगर हम एनिमल्स की बात करेंगे तो अमोनिया इज़ मेनली रिलीज्ड एज ए नाइट्रोजनस वेस्ट इन aquatic animals, urea is released in terrestrial animals which includes mammals, then uric acid it's mainly produced in reptiles and birds. Okay, so these are the nitrogenous waste which is produced in the body, and the toxicity of different nitrogenous waste, that is ammonia is highly toxic, urea is moderately toxic, and uric acid is very low toxic. So today we are going to discuss the excretion or method of excretion of these nitrogenous waste. Okay, so in animals all waste products must be excreted from the body in some manner. तो जितने भी यहाँ पे वेस्ट प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं, चाहे वो अमोनिया हो या यूरिया हो या यूरिक एसिड हो, इन सब का बॉडी से बाहर एक्सक्रीट होना इम्पोर्टेंट है. ओके, बिकॉज these are in some way toxic to the body, so they should be excreted out from our body. So so इनको excrete करने के लिए the urinary system is involved in the excretion of nitrogenous waste product. तो हमारा urinary system है वो इसमें इन्वॉल्व रहता है ताकि जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, जैसे कि यूरिया हो, यूरिक एसिड हो या अमोनिया हो, वो बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट हो जाए. ओके, so the excretion of nitrogenous waste urinary system. So the excretion of nitrogenous waste from animal is important because if it is allowed to build up it can prove toxic. ठीक है, अगर वो स्टोर होता जा गया बॉडी में या बिल्ड होता गया बॉडी में तो हमारे बॉडी के लिए वो टॉक्सिक साबित हो सकता है. So we know that we obtained nitrogen from protein in the diet. When protein is metabolized, it produces amino group which are able to form the highly toxic ammonia. Different classes and species of animal deal with toxic ammonia in different ways. ठीक है, तो हमें पता है जब भी प्रोटीन का जब मेटाबॉलिज्म स्टार्ट होगा तो वहाँ पे अमोनिया जो ग्रुप है वो स्टोर या प्रोड्यूस होने लगता है. ये अमोनिया ग्रुप प्रोड्यूस होके हाईली टॉक्सिक अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, तो डिफरेंट क्लासेस या डिफरेंट स्पीशीज है एनिमल्स के, वो जो अमोनिया है उसके साथ अलग तरीके से वो डील करता है. ओके, तो एक्वाटिक एनिमल अलग तरीके से डील करता है, जो टेरेस्ट्रियल एनिमल से वो अलग तरीके से डील करता है, जो एरियल एनिमल से वो अलग तरीके से यूरिया अमोनिया के साथ डील करता है, जो अमाइनो ग्रुप उसके साथ डील करता है. तो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे. तो जो पहला है दैट इज द मेथड ऑफ एक्सक्रीशन इन फिश. Method of
एक्सक्रीशन इन फिशेस। तो फिश में किस तरीके से एक्सक्रीशन होता है? तो जो फिश है उनका जो मेन नाइट्रोजनस वेस्ट है दैट इज द अमोनिया। सो फिशेस एक्सक्रीट आउट अमोनिया एज नाइट्रोजनस वेस्ट। तो जो फिश है वो अमोनिया को एज ए नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रीट करता है। ठीक है, ये बहुत ही अनयूजुअल है क्योंकि अमोनिया बहुत ही टॉक्सिक रहता है या हाईली टॉक्सिक रहता है। सो अगर वो बॉडी में स्टोर हुआ तो उससे उस पर्टिकुलर फिश को बहुत सारे नुकसानात या डिसएडवांटेज हो सकता है, या जो फिश है इट इज़ द अमोनिया कैन पोज अ रिस्क टू द बॉडी ऑफ द फिश। ठीक है, तो फिश क्या करते हैं, तो फिश इस अमोनिया को एकदम से एक्सक्रीट आउट कर देता है। ठीक है, हम ऐसा बोल सकते हैं द फिश आर एबल टू कोप ड्यू टू देयर इन्वायरमेंट। ठीक है, तो वो इस अमोनिया कंटेंट को कोप करता है। कैसे? क्योंकि इनका इन्वायरमेंट वैसा है। ठीक है, कैसा इन्वायरमेंट है? बिकॉज द एनवायरमेंट इज सराउंडेड बाय अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर they reside in allow them to continuously excrete ammonia without the need of for storage directly into the water diluting the ammonia to non toxic level। ठीक है, तो उनके इन्वायरमेंट की वजह से, ठीक है, उनके इन्वायरमेंट की वजह से जो वो टॉक्सिसिटी है उसको कम कर देता है, क्योंकि इन्वायरमेंट में क्या रहता है, हाई वॉल्यूम ऑफ वाटर रहता है। ठीक है, तो हाई वॉल्यूम ऑफ वाटर से क्या होता है, फिशेस तो वो बॉडी में स्टोर नहीं करते अमोनिया को। जैसे अमोनिया प्रोड्यूस होगा दे एक्सक्रीट अमोनिया इन द वाटर। ठीक है, वाटर में वो एक्सक्रीट कर देते हैं, जिससे क्या होता है, जो अमोनिया है जो हाईली टॉक्सिक था वो लेस टॉक्सिक हो जाता है, क्योंकि जो अमोनिया है वो वाटर में डाइल्यूट हो जाता है। ओके, तो उनको अमोनिया को स्टोर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दे कंटिन्यूसली एक्सक्रीट अमोनिया इन द एनवायरनमेंट, कंटिन्यूसली एक्सक्रीट अमोनिया, ओके, diluting the ammonia to non toxic लेवल। ठीक है, तो अमोनिया को वो नॉन टॉक्सिक लेवल में कन्वर्ट कर देता है, इसीलिए वो वाटर में अमोनिया को कंटिन्यूसली एक्सक्रीट करते रहता है। ओके, तो फिश क्या करते हैं, दे डीएमाइनेट द एमाइनो ग्रुप इन द गिल्स। ठीक है, तो वो मेनली क्या करते हैं, जो अमाइनो ग्रुप से उसको निकाल देता है, कहाँ से, अमीनो एसिड से, अमीनो एसिड से विच द डिराइव फ्रॉम द डाइट। ठीक है, कहाँ पे, इन द गिल्स। ठीक है, तो गिल्स के पास जो अमाइनो ग्रुप है वो उसको रिमूव करता है अमीनो एसिड से। सो जो प्योर अमोनिया गिल्स में फॉर्म होते हैं, सो दीज अमोनिया डिफ्यूजेस इनटू द रेस्पिरेटरी वाटर विच इज लिविंग बाय द गिल्स। तो जो अमोनिया है वो गिल्स के थ्रू फिर वाटर में रिलीज हो जाता है। ठीक है, जो अमोनिया वहाँ से हट रहा है, जो अमाइन ग्रुप, फॉर एग्जांपल एक अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड पे अमाइन ग्रुप प्रेजेंट है, तो वो अमाइन ग्रुप डायरेक्टली यहाँ से रिमूव हो रहा है एंड दिस अमाइन ग्रुप इज रिलीज इनटू द सराउंडिंग दैट इज द वाटर इन द फॉर्म ऑफ फ्रेश अमोनिया। सो जहाँ पे अमोनिया फॉर्म हो रहा है और वो अमोनिया डिफ्यूज आउट हो जाता है फ्रॉम द गिल्स, जहाँ पे अमोनिया फॉर्म होगा वहीं से ही इनटू द वाटर। जब वाटर रेस्पिरेटरी वाटर गिल्स से बाहर निकल रहा है उसी टाइम पे वो उस वाटर के साथ अमोनिया एक्सक्रीट आउट हो जाता है। ठीक है, ताकि वो बॉडी में काफ़ी टाइम तक रहे नहीं, जहाँ पे प्रोड्यूस हुआ उसी टाइम पे उसका एक्सक्रीशन हो जाता है इनटू द वाटर, सो दैट इट कैन नॉट कॉज हार्म टू द बॉडी। ठीक है, ये हम ऐसा बोल सकते हैं, इट रिड्यूसेस द टॉक्सिसिटी ऑफ द अमोनिया, क्योंकि उस वो बॉडी में स्टोर नहीं हो रहा है, डायरेक्टली एक्सक्रीट आउट हो रहा है इनटू द वाटर। ओके,
सो सबको पता है देयर आर टू एक्सट्रीम्स ऑफ इन्वायरमेंट विच फिश हैव टू अडॉप्ट टू हाउएवर। ठीक है, तो हमें पता है दो इन्वायरमेंट रहते हैं जिसमें फ़िश को अडॉप्ट होना पड़ता है। ठीक है, एक इन्वायरमेंट है दैट इज़ द मेराइन वाटर। ठीक है, एक इन्वायरमेंट है, दूसरा इन्वायरमेंट है दैट इज़ द फ्रेश वाटर। ठीक है, तो एक है मेराइन वाटर दैट इज़ द सॉल्ट वाटर, दूसरा है फ्रेश वाटर जो स्ट्रीम्स लेक्स में प्रेजेंट रहते हैं। तो इनको ये दो इन्वायरमेंट में क्या करना पड़ता है, एडॉप्ट करना पड़ता है। तो दोनों जो इन्वायरमेंट है उसमें जो सॉल्ट कंसंट्रेशन है वो डिफरेंट रहता है। ठीक है, तो डिफरेंट सॉल्ट कंसंट्रेशन की वजह से इन फिशेस को इन इन्वायरमेंट में एडॉप्ट होना पड़ता है, या इन इन्वायरमेंट को डील करने के लिए डिफरेंट मेथड्स यूज़ करने पड़ते हैं। ठीक है, ताकि जो नाइट्रोजनस वेस्ट है उसको वो एक्सक्रीट आउट कर सके। ठीक है, तो हम एक इनमें एक वो रहता है दैट इज़ द ऑस्मो रेगुलेशन। ठीक है, तो ऑस्मो रेगुलेशन उन फिशेस में जो फ्रेश वाटर में रहते हैं, इट रिक्वायर्स देम टू एक्सक्रीट लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ डाइल्यूट यूरिन। ठीक है, तो जो फ्रेश वाटर्स में रहते हैं फिशेस, तो उन वो ऑस्मो रेगुलेट कैसे करते हैं, वो लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूट यूरिन एक्सक्रीट आउट करते हैं। लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूट यूरिन, क्योंकि उनको वाटर को कंजर्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो इसीलिए जो यूरिन है वो बहुत डाइल्यूट रहता है और बहुत लार्ज अमाउंट में रहता है। So this is due to osmosis, which allows large volume of water to enter body fluid from the surrounding hypotonic fresh water। तो ये क्यों फॉर्म होता है, क्योंकि जो बॉडी है वो अलाउ करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वाटर बॉडी में एंटर हो सके। ठीक है, कहाँ से, जो फ्रेश वाटर है जो हाइपोटोनिक है, उस हाइपोटोनिक फ्रेश वाटर से वाटर बॉडी में एंटर हो सके, तो बॉडी उसको अलाउ करता है, जिससे जो यूरिन है वो डाइल्यूट होता है। ठीक है, तो वही जो केस है वो उल्टा है किसमें, मेरीन जो भी फिशेस है। ठीक है, तो मेरीन फिशेस में क्या होता है, जो वाटर क्या है वो हाइपरटोनिक है, इनमें क्या रहता है हाइपोटोनिक रहता है, और इनमें क्या रहता है हाइपरटोनिक दैट इज हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन। ठीक है, तो हाइपोटोनिक वाटर में क्या होता है, इट हाइपोटोनिक अगर वाटर होगा तो जो बॉडी में से वाटर है इट लीव्स द बॉडी फ्लूइड बाय पैसिव ऑस्मोसिस इन एन अटेम्प्ट टू कंजर्व वाटर, स्मॉल अमाउंट्स ऑफ कंसंट्रेटेड यूरिन आर रिलीज। तो हाइपोटोनिक जो वाटर है उसमें क्या होता है, तो जो वाटर होगा बॉडी में या बॉडी फ्लूइड्स में वो बाहर जाने की कोशिश करता है। ठीक है, क्योंकि बाहर क्या है, हाइपरटोनिक है इन्वायरमेंट। ठीक है, यहाँ इस केस में अगर हम बात करेंगे तो जो बाहर है वो क्या है, हाइपोटोनिक है, तो अंदर हाइपरटोनिक होने की वजह से जो वाटर है वो अंदर एंटर होने की कोशिश करता है। ठीक है, जिसकी वजह से वो उस वाटर को मेंटेन या ऑस्मो रेगुलेशन को मेंटेन करता है बाय प्रोड्यूसिंग लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूट यूरिन। तो यहाँ पे क्या होता है, ये यूरिन कंसनट्रेटेड यूरिन फॉर्म करता है, कंसनट्रेटेड यूरिन, क्योंकि उसको जो वाटर बॉडी फ्लूइड से बाहर जा रहा है उसको कंजर्व करने के लिए वो यूरिन में जितना हो सके कम से कम जो वाटर है उसको रिलीज करता है। मींस वो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है यूरिन में से, जिससे जो यूरिन होता है वो क्या होता है, कंसंट्रेटेड होता है। जैसे कि एलास्मो ब्रांचेस हैं जिसमें शार्क्स आते हैं, तो वो मेनली सी वाटर में रहते हैं और दे आर एबल टू प्रोड्यूस यूरिया एज वेल एज अमोनिया। अगर हम इलास्मो ब्रांच की बात करेंगे, इलास्मो ब्रैंक्स जिसमें शार्क आता है, तो दे लिव इन सी वाटर, तो ये अमोनिया और एज वेल एज यूरिया दोनों प्रोड्यूस करते हैं। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर ऑस्मो रेगुलेशन एज सेड अर्लियर। द हाइपरटोनिक सी वाटर मीन्स water is able to leave bodily fluids by osmosis by producing urea, which is less toxic than ammonia and therefore storable. Elasmobranch are able to increase their osmolarity higher than the seawater and therefore take up water from the sea like freshwater species। ठीक है, तो वो अमोनिया के जगह पे यूरिया प्रोड्यूस करते हैं बॉडी में। ठीक है, जब बॉडी में यूरिया प्रोड्यूस होगा
तो यूरिया जमा होने से क्या होता है, जो उनका बॉडी का अंदर है, ये उसकी जो ऑस्मोलिटी है वो ज़्यादा हो जाती है। बॉडी फ्लूइड्स की ऑस्मोलैरिटी ऑस्मोलैरिटी किससे, जो सी वाटर है, ठीक है, सी वाटर है उससे। तो उससे क्या होता है, जो बॉडी वाटर है वो अब बॉडी से बाहर नहीं जाएगा, ठीक है, बल्कि बाहर से जो वाटर है वो बॉडी के अंदर आएगा। तो ये इनका एक एडाप्टेशन है किसके लिए, ऑस्मो रेगुलेशन को मेंटेन करने के। तो इसीलिए वो अमोनिया भी प्रोड्यूस कर सकते हैं और यूरिया भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो दिस इज ड्यू टू द यूरिया। और ये जो वाटर अंदर आ रहा है बाहर से, तो इट इज, ये किसकी वजह से होता है, वो सिर्फ यूरिया की वजह से होता है, ठीक है, जो ब्लड में प्रेजेंट रहता है। एंड उस यूरिया के कंसंट्रेशन की वजह से जो ब्लड का ऑस्मोलैरिटी है वो इंक्रीज हो जाता है। जब ब्लड का ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज होगा तो बाहर से वाटर अंदर बॉडी में आएगा, ना कि अंदर से बाहर जाएगा। नॉर्मली सी जो मेरीन वाटर है, मेरीन जो फिशिस है, उनमें बॉडी से अंदर से बाहर जाता है, बट यूरिया कंसंट्रेट होने की वजह से अब वाटर बाहर से अंदर आता है। तो ये इसकी इनकी एक एडाप्टेबिलिटी है। तो जो फिशेस है उनमें किडनी भी रहता है, हावेवर डिस्पाइट नाइट्रोजन एक्सक्रीशन बीइंग हैंडल्ड बाय द गिल्स। तो गिल्स में मेनली जो नाइट्रोजन एक्सक्रीशन है वो होता है, ठीक है। तो उसके बावजूद भी उनमें किडनी भी प्रेजेंट रहता है, ठीक है। सो जो किडनी है, दे आर इन्वॉल्व इन द एक्सक्रीशन ऑफ एक्सेस वाटर एंड डाइवेलेंट आयन, दैट इज मैग्नीशियम एंड सल्फेट, ठीक है। तो जो किडनी है उनका फिशेस में क्या रोल रहता है, वो एक तो वाटर को एक्सक्रीट करता है, ठीक है, और साथ साथ में जो डाइवेलेंट आयन्स है जैसे कि मैग्नीशियम है एंड सल्फेट है, ओके, तो इनके एक्सक्रीशन में वो है पार्टिसिपेट करते हैं। बट जो नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रीशन है उसमें जो गिल्स है वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो गिल्स के थ्रू ही अमोनिया क्या होता है, दे आर एक्सक्रीटेड आउट, ठीक है। तो ये हो गया इलास्मोब्रांक की बात की हमने। अब जो लंग फिशेस हैं विच आर एबल टू लिव आउट ऑफ वाटर हैव अनदर एडाप्टेशन, ठीक है। जो लंग फिशेस हैं, ये तो हमने इलास्मोब्रांक की बात की। अब जो लंग फिशेस है जो वाटर के बाहर भी काफ़ी समय तक वो जिंदा रह सकते हैं, ठीक है, तो उनका अलग एडाप्टेशन है। They excrete ammonia in the usual way when in the water, but during times of drought, when the lungfish buries itself in the mud, the production of toxic ammonia could prove fatal. So instead, when buried in the mud, the lungfish produce urea, which can be accumulated and excreted into the environment at less toxic levels. तो ये जो lungfishes हैं, जो water के बिना भी वो रह सकते हैं, ठीक है। तो उनमें एक दूसरा एडाप्टेशन है। तो वो क्या करते हैं, जब वो पानी में रहते हैं, व्हेन दे आर इन वाटर दे एक्सक्रीट अमोनिया, ठीक है, तो वो अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं। बट जब ड्राउट कंडीशन हो जाता है, जब वाटर की स्कार्सिटी हो जाती है, तो वो मड में अपने आप को बरी कर देता है, ठीक है। तो उस टाइम पे दे डू नॉट एक्सक्रीट अमोनिया, इंस्टेड दे एक्सक्रीट यूरिया, ठीक है, क्योंकि अमोनिया जब वाटर में रहता है तो वो एकदम से गिल्स के थ्रू अमोनिया को बाहर रिलीज कर सकता है। बट जब अगर वो ड्राउट कंडीशन में जब वाटर के बिना वो रह रहे होंगे, तो अगर उसने अमोनिया एक्सक्रीट किया तो दे दिस अमोनिया विल कॉज हार्म टू देयर बॉडी और इट विल बी प्रूव टॉक्सिक, ठीक है, टॉक्सिक हो सकता है। तो इसीलिए वो अमोनिया की जगह पे यूरिया प्रोड्यूस करता है। तो यूरिया काफ़ी समय के लिए उनके बॉडी में स्टोर हो सकता है एंड दिस यूरिया कैन बी एक्सक्रीटेड इनटू द इन्वायरमेंट। तो ये इनमें एक स्पेशल एडाप्टेशन है। ओके, तो फिश में इस तरीके से क्या होता है, जो अमोनियम है और जो यूरिया है उसका एक्सक्रीशन होता है। तो अगर हम एम्फीबियंस की बात करेंगे, जो नेक्स्ट है एम्फीबियंस, तो एम्फीबियंस में क्या होता है, एम्फीबियंस में, तो एम्फीबियंस में एक लार्वा रहता है और एक एडल्ट रहता है। तो एम्फीबियंस में मेनली एडल्ट्स रहते हैं और टेडपोल्स रहते हैं। सो टेडपोल्स मेटामॉर्फोस्ड इन द एडल्ट्स। तो टेडपोल का जो हैबिटेट है वो डिफरेंट है फ्रॉम एडल्ट्स, ठीक है। तो टेडपोल्स आर प्योरली मेरीन aquatic as compared to the adult which is both
एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल। ठीक है, तो टेडपोल्स प्योरली एक्वेटिक, तो वो वाटर में रहते हैं। तो ये जो टेडपोल्स है, दे बिहेव लाइक और दे एक्सक्रीट नाइट्रोजिनस वेस्ट लाइक फिशेस। ठीक है, तो वो फिशेस की तरह ही एक्सक्रीशन करता है नाइट्रोजिनस वेस्ट का। सो दे ऑल्सो एक्सक्रीट अमोनिया। ठीक है, तो वो भी क्या करते हैं, अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं थ्रू देयर गिल्स। ठीक है, तो गिल्स में जो अमीनो एसिड है वहाँ से अमाइनो ग्रुप निकल जाता है। ठीक है, अमीनो एसिड से एमाइन ग्रुप रिमूव होता है एंड दिस एमाइन ग्रुप इज रिलीज्ड इनटू द इन्वायरमेंट वाटर। ठीक है, तो वाटर है सराउंडिंग में, तो उसमें वो एक्सक्रीट हो जाता है। तो उनके बॉडी में अमोनिया काफ़ी टाइम तक स्टोर नहीं रहता है। तो अगर हम एडल्ट्स की बात करेंगे तो उनमें थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, तो एडल्ट्स में क्या होता है, एडल्ट्स में क्योंकि दे आर नॉट एक्वेटिक, सो दे हैव नाइट्रोजनस वेस्ट यूरिया, तो वो यूरिया एक्सक्रीट करते हैं। ओके, सो यूरिया एक्सक्रीट करते हैं क्योंकि दे दे डू नॉट रिमेन कंस्टेंटली इन वाटर, क्योंकि वो वाटर में कंटिन्यूसली नहीं रहते हैं, वो ज़मीन पे भी रहते हैं। तो इसीलिए इंस्टेड ऑफ सिक्रेटिंग अमोनिया दे विल एक्सक्रीट यूरिया, दे प्रोड्यूस यूरिया एज एन नाइट्रोजनस वेस्ट एंड द यूरिया इज excreted out. So the जो यूरिया है it is first stored in the bladder। ठीक है, ब्लेडर में पहले ये स्टोर होते हैं। देन दिस यूरिया इज डाइल्यूटेड इन द ब्लेडर। ठीक है, जो यूरिनरी ब्लेडर है वहाँ पे वो डाइल्यूट होता है। देन द यूरिया इज excreted out। देन दिस यूरिया इज excreted out विद द यूरिन। ठीक है, तो यूरिन के थ्रू जो यूरिया है, दिस यूरिया इज एक्सक्रीटेड आउट। ओके, तो ये जो यूरिन है, यूरिन के थ्रू जो यूरिया है दे आर एक्सक्रीटेड आउट। तो इनमें एक एडाप्टेशन भी रहता है इन एम्फीबियंस में, जो एडल्ट एम्फीबियंस हैं। इनमें ये होता है कि अगर उसने ज़्यादा जो वाटर है वो यूरिन के साथ एक्सक्रीट आउट कर दिया या यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट कर दिया, तो उनमें डेसिकेशन भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि वो पानी पीते नहीं है बट दे एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम अ रीजन ऑफ द स्किन कॉल्ड वेंट्रल पेल्विक। ठीक है, वेंट्रल पेल्विक, तो वो अपने स्किन के एक रीजन वेंट्रल पेल्विक के थ्रू वाटर को एब्जॉर्ब करता है। तो अगर यूरिन में ज़्यादा वाटर एक्सेस वाटर जो लॉस हो गया तो डेसिकेशन हो सकती है उनमें। ठीक है, डेसिकेशन मीन्स वाटर लॉस। तो अगर वाटर लॉस हो गया तो वो उनके लिए हार्मफुल हो सकता है। इसीलिए उनके जो ब्लेडर्स हैं वो बहुत लार्ज रहते हैं। तो जब भी उनके बॉडी में वाटर की कमी हो जाती है तो वो यूरिन में से वाटर को रीएब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो नॉर्मली जो वो यूरिया प्रोड्यूस होता है, दे एक्सक्रीट द यूरिया इन द यूरिन थ्रू द किडनी। ओके, तो किडनी के थ्रू यूरिया का वो एक्सक्रीशन करते हैं। देन उसके बाद एक्सक्रीशन इन रेप्टाइल्स। तो रेप्टाइल्स में कौन से नाइट्रोजनस वेस्ट फॉर्म होते हैं और हाउ दे एक्सक्रीट दोस नाइट्रोजनस वेस्ट। तो रेप्टाइल्स में जो मेन मेथड है जिसके थ्रू नाइट्रोजन एक्सक्रीशन होता है, वो डिपेंड करता है उनके हैबिटेट पे कि वो एक्वेटिक रेप्टाइल है कि वो वैसे रेप्टाइल्स है जो मेनली ड्रायर कंडीशंस में रहते हैं। ठीक है, जो एक्वेटिक रेप्टाइल्स है जैसे कि टर्टल्स है, सो दे एक्सक्रीट अमोनिया। तो वो क्या एक्सक्रीट करते हैं, अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं और पॉसिबली यूरिया। ठीक है, पॉसिबली यूरिया लाइक फिश की तरह ही। ओके, देन अब वो रेप्टाइल जो बहुत ड्रायर कंडीशंस में रहते हैं, ठीक है, जैसे कि लिजर्ड्स हैं, स्नेक्स हैं और टोर्टाइस हैं, तो दे एक्सक्रीट यूरिक एसिड। तो वो क्या एक्सक्रीट करते हैं, दे एक्सक्रीट यूरिक एसिड। ठीक है, जो विच इज़ वेरी लो टॉक्सिक क्रिस्टलाइन पेस्ट।
जो मेनली क्रिस्टलाइन पेस्ट के फॉर्म में रहता है। ओके, तो आपने देखा होगा जो बर्ड्स हैं और जो रेप्टाइल्स हैं, तो वो जो एक्सक्रीट जो उनका उनका एक्सक्रीटा होता है वो फीसिस की टाइप में होता है। तो एक्चुअली दे दे आर द नाइट्रोजनस वेस्ट विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टलाइन पेस्ट। ठीक है, तो ये यूरिक एसिड जब वो सिक्रेट करते हैं, सो दिस यूरिक एसिड हेल्प्स देम टू कंजर्व वाटर एंड ड्यूरिंग डेवलपमेंट इन द एग ए बिल्ड अप इज नॉट फेटल। ठीक है, तो यूरिक एसिड जब वो प्रोड्यूस करते हैं तो एक तो यूरिक एसिड को डाइल्यूट करने के लिए कम वाटर चाहिए होता है। ठीक है, तो साथ साथ में ये जब बॉडी में स्टोर हुआ तो दिस यूरिक एसिड इज़ नॉट फेटल। ठीक है, अगर ये बॉडी में स्टोर हुआ या स्टोरेज हुआ इस यूरिक एसिड का, तो वो बॉडी के लिए फेटल साबित नहीं होता है। ठीक है, तो यूरिक एसिड एज विद बर्ड्स इज एक्सक्रीटेड फ्रॉम द कोलाइका। तो जो ये यूरिक एसिड है दे आर एक्सक्रीटेड थ्रू द कोलाइका। तो कोलाइका के थ्रू यूरिक एसिड क्या होता है, एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तो जो रेप्टाइल्स हैं, रेप्टाइल्स की जो किडनी है, so their kidney do not have loops of हेनले। ठीक है, लूम्स ऑफ हेनले अगर हम बात करेंगे तो इस तरीके से रहता है, दैट इज़ द प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल। इसके बाद डिसेंडिंग लूप, डिसेंडिंग लूप के बाद इस तरह से एक छोटा सा रीजन रहता है जिसको हम क्या बोलते हैं, लूप्स ऑफ हेनले बोलते हैं। देन असेंडिंग लूप, देन उसके बाद यहाँ पे डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, दिस इज द डिसेंडिंग ट्यूब, सेंडिंग लूप, ये असेंडिंग लूप। ठीक है, देन डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इसके बाद यहाँ पे रहता है कलेक्टिंग डक्ट, फिर वो कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू कहाँ पे होता है, यूरेथ्रा में पहुँचता है। तो दिस पार्ट इज द लूप्स ऑफ हेनले। तो जो रेप्टाइल्स है उनमें ये जो पार्ट है लूप्स ऑफ हेनले वो प्रेजेंट नहीं रहता है, सो दे आर अनएबल टू प्रोड्यूस कंसनट्रेटेड यूरिन। ऑल्सो visual a large bladder is present in chelonians, turtles, snakes and some lizards do not have a bladder at all। तो सिर्फ कुछ जो स्पीशीज है उनमें लार्ज ब्लेडर रहता है, जैसे कि हम चिलोनियंस की बात करेंगे। बाकी जो स्नेक्स हैं या लिजर्ड्स हैं, कुछ लिजर्ड्स हैं, सम स्नेक्स एंड लिजर्ड्स, उनके पास ब्लेडर भी एब्सेंट रहता है। ठीक है, स्नेक्स एंड एब्सेंट ब्लेडर। ठीक है, तो उनमें ब्लेडर भी नहीं रहता है। तो ये लूप्स ऑफ हेनले तो सारे रेप्टाइल्स में नहीं रहता है। तो ये लूप्स ऑफ हेनले क्या करता है, वाटर को यूरिन में से रीएब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे यूरिन में वाटर होगा तो वाटर रीएब्जॉर्ब होता है जिससे कंसनट्रेटेड यूरिन फॉर्मेशन होता है। तो उनमें ये लूप्स ऑफ हेनले नहीं होता है, तो कंसनट्रेटेड यूरिन नहीं फॉर्म होता है और डाइल्यूट यूरिन फॉर्म होता है। ओके, सो दैट्स वाई दे डू नॉट प्रोड्यूस कंसनट्रेटेड यूरिन। और किसी किसी में जो ब्लेडर है वो भी प्रेजेंट नहीं रहता, ब्लेडर में से भी यूरिन जो वाटर है वो रीएब्जॉर्ब हो सकता है, तो उनमें ब्लेडर भी प्रेजेंट नहीं रहता है। ठीक है, तो द nitrogenous waste is excreted out through the cloaca in the form of uric acid in terrestrial lizards and terrestrial reptiles, and in aquatic reptiles they excrete ammonia। okay, देन हम बात करेंगे बर्ड्स की। तो अगर बर्ड्स की बात करेंगे तो वी ऑल नो दैट बर्ड्स एक्सक्रीट यूरिक एसिड, दे शो यूरिकोटेलिज्म। ओके, सो ये यूरिक एसिड सिक्रेट करता है विच कंटेन्स द वेस्ट नाइट्रोजन। ठीक है, जिसमें क्या रहता है, उनका जो वेस्ट है दैट इज द नाइट्रोजन रहता है, इंडिपेंडेंट ऑफ हैबिटेट, चाहे वो वाटर में रहो, चाहे वो टेरेस्ट्रियल हो या कोई भी बर्ड हो, तो सारे बर्ड्स एक ही नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस करता है, दैट इज द यूरिक एसिड। ओके,
अगर हम बात करेंगे जो इनमें यूरिन फॉर्मेशन होता है, तो जब पहले यूरिन फॉर्म होगा तो इनिशियली द यूरिन इज वाटरी यूरिन। तो जब यूरिन फॉर्मेशन स्टार्ट होगा तो उस टाइम पे जो यूरिन होगा वो क्या होगा, वाटरी होगा, विच ट्रेवल डाउन द यूरिटर्स फ्रॉम द किडनी टू द कोलाइका। जो किडनी से यूरिटर के थ्रू कहाँ पहुँचता है, कोलाइका में पहुंचता है, जिसके थ्रू इसका एक्सक्रीटेड आउट एक्सक्रीशन हो जाता है। सो द कोलाइका इज ए यूनिफाइड एग्जिट फॉर द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो ये कोलाइका है वो जो भी आपके स्टोमक में से जो भी वेस्ट है उसके लिए भी एक एग्जिट है, यूरिनरी जो भी प्रोडक्ट है उसके लिए भी एक एग्जिट है, और जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके लिए भी एक सिंगल एग्जिट है। इन तीनों के लिए सिंगल एग्जिट रहता है, दैट इज द कोलाइका। सो कोलाइका में क्या होता है, जो यूरिन है इट मिक्सेस विद द फीकल मैटर, जो फीकल मैटर है उसके साथ वो मिक्स हो जाता है। जो फीकल मैटर है उसके साथ एग्जिट हो जाता है, मतलब मिक्स हो जाता है, जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से आया है फीकल मैटर। ओके। और जितना भी वाटर वहाँ पे प्रेजेंट होगा तो उस वाटर को रिमूव किया जाता है एज पॉसिबल टू प्रोड्यूस अ ड्राई क्रिस्टलाइन पेस्ट कंटेनिंग यूरिक एसिड। ठीक है, तो जितना उसमें वाटर होगा दे वाटर इज रीएब्सॉर्ब्ड एंड दे प्रोड्यूस अ क्रिस्टलाइन ड्राई पेस्ट कंटेनिंग यूरिक एसिड। ठीक है, तो जो पेस्ट है वहाँ पे फॉर्म होता है, उसमें से जितना वाटर है वो रीएब्जॉर्ब हो जाता है, और थोड़ा सा अमाउंट ऑफ वाटर वो यूरिन में रहता है, इट में बी एक्सक्रीटेड एज वेल। ठीक है, तो जो वाटर यूरिन है उसमें से थोड़ा सा यूरिन थोड़ा सा वाटर इस पेस्ट में रहता है, जिससे जो पेस्ट है थोड़ा सा जेल टाइप हो जाता है। ठीक है, एंड दिस वाटरी, या हम ऐसा बोल सकते हैं दैट पेस्ट इज एक्सक्रीटेड आउट फ्रॉम द कोलाइका। फिर कोलाइका से वो जो पेस्ट लाइक जो भी फीसिस होगा, या जिसको हम यूरिक एसिड बोलेंगे, या जो नाइट्रोजनस वेस्ट है दे आर एक्सक्रीटेड आउट। तो कोलाइका में वो मिक्स हो जाता है, जो भी फीकल मैटर है वो भी मिक्स होता है, और जो यूरिन हो वो मिक्स हो जाता है, और वहाँ पे जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है वहाँ से भी जो भी फीसिस जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है वो भी वहाँ पे कोलाइका में आके जमा हो जाता है, और उनका मिक्सिंग हो जाता है। मिक्सिंग में जो वाटर वहाँ पे ज़्यादा प्रेजेंट होगा तो जितना हो सके वाटर वहाँ पे रीएब्जॉर्ब हो जाता है, और थोड़ा सा वाटर उसमें प्रेजेंट रहेगा, देन द feces as well as the urine in which the uric acid is present is excreted out through the कोलाइका। तो प्लांट जो बर्ड्स है उनमें भी ये नाइट्रोजनस वेस्ट वो रहता है, यूरिक एसिड। देन अगर हम बात करेंगे जो लास्ट है दैट इज द मैमल्स। तो मैमल्स में मेनली प्राइमरीली क्या प्रोड्यूस होता है, यूरिया प्रोड्यूस होता है। ओके, यूरिया प्रोड्यूस होता है प्राइमरीली, और कभी कभार अमोनिया भी प्रोड्यूस होता है समटाइम्स। ठीक है, नॉट ऑलवेज, अमोनिया इज प्रोड्यूस समटाइम्स। ओके, तो विच इज एक्सक्रीटेड इन यूरिन, जो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट होता है। सो जो मैमल्स है दे आर ऑल्सो एबल टू ऑस्मो रेगुलेट and maximize water conservation by varying the concentration of urine depending on the hydration of the body। तो जो मैमल्स है वो भी ऑस्मो रेगुलेट कर सकता है, ऑस्मो रेगुलेशन कर सकता है। ठीक है, तो अगर बॉडी में वाटर कम होगा तो यूरिन कंसंट्रेटेड होगा, और अगर बॉडी में वाटर ज़्यादा प्रेजेंट है तो यूरिन क्या होगा, डाइल्यूट होगा। ठीक है, तो यूरिन में से वाटर एब्जॉर्ब करता है जब वाटर बॉडी में बहुत कम प्रेजेंट हो। अगर बॉडी में वाटर एक्सेस में प्रेजेंट है तो यूरिन क्या होगा, बहुत डाइल्यूट रहता है। ठीक है, बहुत, और एक्सेस यूरिन है वो प्रोड्यूस होता है ताकि जो ऑस्मोल रेगुलेरिटी है उसको मेंटेन
कर सके। ठीक है, तो जो mammals which lives in environment plentiful access to water will excrete large amount of dilute urine। जो mammals जो वाटर में रहते हैं तो उनमें लार्ज अमाउंट ऑफ डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस होता है, क्योंकि वो एक्सेस वाटर में प्रेजेंट है या अवेलेबल वाटर ज़्यादा अवेलेबल है, तो वो ज़्यादा वाटर पिएंगे, तो जिससे उनकी बॉडी का जो हाइड्रेशन लेवल है वो हमेशा हाई रहेगा। तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, दे विल प्रोड्यूस डाइल्यूट यूरिन। ओके, अब वो एनिमल्स जो ड्राई कंडीशन या मेरीन इन्वायरमेंट में रहते हैं तो दे विल एक्सक्रीट स्मॉल अमाउंट ऑफ कंसनट्रेटेड यूरिन। जो मेरीन या ड्राई इन्वायरमेंट में रहते हैं सो दे विल एक्सक्रीट कंसनट्रेटेड यूरिन। तो उनको वाटर को कंजर्व करना पड़ता है, क्योंकि उनके बॉडी में वाटर बहुत कम रहता है, इसीलिए वो कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करता है, क्योंकि यूरिन में से ज़्यादा जो वाटर है वो रीएब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, तो जो यूरिया है, सो मेनली दिस यूरिया इज एक्सक्रीटेड आउट थ्रू द किडनी। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। तो मैमल्स की बात करेंगे तो ये जो यूरिया है वो मेनली लिवर में प्रोड्यूस होता है। लिवर में प्रोड्यूस होने के बाद फिर वो ब्लड के थ्रू किडनी में आ जाता है, फिर किडनी में इसका एक्सक्रीशन होता है इनटू द यूरिन, देन यूरिन के थ्रू दे आर एक्सक्रीटेड आउट फ्रॉम द बॉडी। साथ साथ में कुछ और हार्मोन्स है जो ऑस्मो रेगुलेशन को मेंटेन करता है, जिसमें एंटी डायरेटिक हार्मोन आता है। ठीक है, तो जो एडीएच हार्मोन है, दैट इज द एंटी डायरेटिक हार्मोन, वो मेनली वाटर को रीएब्जॉर्ब करता है। ठीक है, कहाँ से, यूरिन से, जिससे जो यूरिन प्रोड्यूस होता है वो क्या होता है, कंसनट्रेटेड यूरिन होता है। ठीक है, तो एडीएच रिलीज कब होता है, जब वाटर में जो बॉडी में जो वाटर स्कार्सिटी में प्रेजेंट रहता है, जो वाटर में बॉडी में वाटर बहुत कम प्रेजेंट रहता है, तो उस टाइम पे एंटी डायरेटिक हार्मोन रिलीज होता है मेनली पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। फिर ये एडीएच जाके हमारा जो प्रिंसिपल सेल्स है या इंटरक्लेटेड सेल्स है मेनली इन द कलेक्टिंग डक्ट, वहाँ पे जाके वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करता है यूरिन में से। ठीक है, तो जब यूरिन में से वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होगा तो जो यूरिन है वो क्या होगा, कंसनट्रेटेड होगा, और वाटर जितना हो सके वो बॉडी में कंजर्व हो जाएगा। ओके, सो इन दिस वे द वाटर इज रीएब्जॉर्ब। ठीक है, और साथ साथ में जो हमारा लूप्स ऑफ हेनले है तो वहाँ से भी क्या होता है, वाटर का कंजर्वेशन होता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो यूरिया है, द यूरिया इज एक्सक्रीटेड आउट फ्रॉम द बॉडी। ओके, so this is all about the formation of nitrogenous waste and their excretion from the body in different animals. Thank you.